प्राच्यवाद की परंपरा। तो इस शब्द से हम क्या समझते हैं वो हम आगे जाके जानेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें समझ आ जाएगा कि प्राच्यवाद की परंपरा क्या है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद क्या होते हैं? भाषाविद वो होते हैं जिन्हें बहुत सारी भाषाएं आएँ, जिन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वह फ्रेंच और अंग्रेज़ी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। काव्य मतलब कविताएं। कुछ ही समय में उन्हें कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो यहाँ हमें पता चला कि जोन्स जो थे वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे और कुछ नई भाषाएं सीख रहे थे। जैसे कि वो जब कलकत्ता आए तो उन्होंने संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की सारी बारीकियां जानी, उसकी व्याकरण जानी और उसमें जो कविताएं लिखी हैं उनके बारे में उन्होंने जाना। ठीक है, और कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली जो कि उन्होंने प्राचीन भारतीय पुस्तकों से पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कानून के बारे में जाना, भारतीय धर्म के बारे में जाना, राजनीति के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं। जॉनसन ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानून को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पूर्ण अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो जोन्स और कोलब्रुक जो थे वो यह सोचते थे कि अगर हमें भारत का अच्छा भविष्य बनाना है तो हमें उनकी पुरानी बुक्स, जो उनकी पुरानी किताबें हैं, उनके पुराने कानून और जो भी ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि भारत पहले कैसा था। क्योंकि वो मानते थे कि भारत पहले बहुत ही अच्छी पोजीशन पर था लेकिन बाद में उसका डाउनफॉल होता गया, मतलब वो पिछड़ता चला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो जोन्स और कोलब्रुक ने क्या किया, सारे ग्रंथों को पढ़ा,
ढूंढा और उनके बारे में जो जो वो जान पाए उसे वो अपने और लोगों को बताने में जुट गए। ठीक है, उन्हें यह विश्वास था कि ये जो वो पढ़ रहे हैं, जो ग्रंथ वो इकट्ठे कर रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं, उनसे जो सीख रहे हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, वो बस अंग्रेज़ों को ही मदद नहीं करेगी भारतीय संस्कृति सीखने में, बल्कि भारतीयों को भी मदद करेगी अपने अतीत के बारे में जानने में और अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानने में। और जो वो यह प्रक्रिया कर रहे थे उसमें वह भारतीय संस्कृति के मालिक बन बैठे, क्योंकि उन्होंने इसका दोबारा से खोज की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संसाधनों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वह पहले ही परिचित हैं और जिससे वह आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज़ देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासन अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो यह बोल रहे हैं कि अब हमें बस जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं उन्हें वही पढ़ाना चाहिए जो उन्हें पहले से आता है या फिर जो उन्हें पहले से पता है। उन्हें कुछ नया विषय नहीं पढ़ाना चाहिए, तभी वह देशी जनता का दिल जीत पाएंगे और तभी वह उनसे आदर की उम्मीद रख सकते हैं, वरना वो उनका आदर नहीं करेंगे। उन्हें यह लगता था, किन्हें लगता था, ये जो अंग्रेजी शासन चला रहे थे, जो अंग्रेज़ थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फ़ारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, मतलब वो उसके अगेंस्ट बोलते थे। ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे।